चलिए, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, और ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है आपका। और इसमें हम लोग सीखेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें कि भाई व्हाट इज द स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहले क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम लोग उसे डिफाइन करें तो thermodynamics is basically, just a minute, thermodynamics is that branch of science which deals with the energy changes involved in a process। ठीक है, किसी प्रोसेस में होने वाले एनर्जी चेंजेस से इन्वॉल्व जो ब्रांच ऑफ साइंस है, उन एनर्जी चेंजेस को कैलकुलेट करना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन हुई, तो हम सब ने सुन रखा है बचपन से कि केमिकल रिएक्शंस कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उनमें हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक होती है, हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो एनर्जी चेंजेस से रिलेटेड हो। अपना ऑडियो ऑफ कर दो भाई जिसने भी किया है, आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। उसकी वजह से। ठीक है, रवीश राज, अर्जुन प्रजापति, स्नेहा कुमारी, अपना ऑडियो ऑफ करिए सब लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो एंडोथर्मिक के मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक के मतलब हीट रिलीज हो रही है। ये सब बातें आपको पता है पहले से। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो किसी भी प्रोसेस से, अब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस केमिकल रिएक्शंस होता है, बट इन जनरल किसी भी प्रोसेस में होने वाले एनर्जी चेंजेस को कैलकुलेट करना जो ब्रांच ऑफ साइंस डील करती है, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम लोग डिफाइन करें, राइट, तो थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कॉपीज में सब लोग नोट कर लीजिए, branch of science which deals with the energy changes associated, ठीक है, which deals with the energy changes associated with any process। ठीक है, एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद एनी प्रोसेस, तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या क्या है भाई? जैसे थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सबसे पहले तो जो है वो, एक मिनट, जस्ट अ, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग, जैसे ये तो मैंने बताया कि किसी प्रोसेस से एसोसिएटेड एनर्जी चेंजेस को हम लोग निकाल सकते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं थर्मोडायनेमिक्स के? तो पहला एडवांटेज तो ये है कि एनर्जी चेंजेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज थर्मोडायनेमिक्स का ये है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की फीजिबिलिटी, दैट इज वो प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, ये भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके बता पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के दो एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन तो हो गया द एनर्जी चेंजेस। ठीक है, कि उस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही है। तो एनर्जी चेंजेस हम लोग निकालना सीखेंगे यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FLOT भी बोला जाता है। तो हम किसी प्रोसेस में होने वाले एनर्जी चेंजेस निकाल लेंगे। FLOT मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और दूसरा, हम लोग फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, इसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स कमेंट करता है। फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस का मतलब बच्चों ये हो गया कि वो प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, संभव है या नहीं। ठीक है, हर प्रोसेस हम अपने लाइफ में ऑब्जर्व करें तो हर प्रोसेस के होने का एक स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है।
ठीक है, जैसे आप गर्म चाय अगर कमरे में लाके रखो तो वो गर्म चाय थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रूम टेम्परेचर की चाय रख दो और वो अपने आप सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाए। ठीक है, तो कोई भी हॉट बॉडी है वो कोल्ड हो जाती है, गैसेस जो है वो डिफ्यूज होती हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि गैस पड़े पड़े अपने आप सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो दुनिया में हर प्रोसेस का होने का एक नेचुरल डायरेक्शन होता है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो प्रोसेस उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फीजिबल है। फीजिबल वर्ड का मतलब हो गया संभव। ठीक है, तो फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस ये भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में देखेंगे, और ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो हमारी जो पढ़ाई है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी, एनर्जी चेंजेस एंड फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस विल बी द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, these are what? These are the applications of thermodynamics. ये सब काम होता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतना जल्दी से नोट करिए फटाफट। ऑडियो अपना ऑफ रखेंगे आप लोग तो आवाज क्लियर आएगी। सब लोग ऑडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस हो गए। इतना सबने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ऑडियो ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या होती है? पहली लिमिटेशन तो यह है कि थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस की फीजिबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, इट इज नॉट कंसर्न्ड विथ, नोट करते चलिए, सब बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। इट इज नॉट कंसर्न्ड विथ द रेट ऑफ अ रिएक्शन या रेट ऑफ अ प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनेमिक्स आपको ये तो बता सकता है कि प्रोसेस संभव है या नहीं, लेकिन वो प्रोसेस कितनी देर में होगा इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स के पास कोई जवाब नहीं है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स बोल देगा गर्म चाय है तो ठंडा हो जाएगा, बर्फ को लाके कमरे में रख दोगे तो पिघल जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करोगे तो HCl बन जाएगा, कोयले पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगाओगे तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। तो थर्मोडायनेमिक्स विल जस्ट टेल अस वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, वो प्रोसेस कितनी देर में होगा, वो आज हो जाएगा, के बाद क्या लिखते हैं, कुछ मिनट्स में हो जाएगा, कुछ आवर्स में हो जाएगा, 10 साल के बाद होगा, 100 साल के बाद होगा, अगले जन्म में होगा। इन सब चीजों का जवाब थर्मोडायनेमिक्स के पास नहीं होता है ना। इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द रेट ऑफ अ प्रोसेस, इट इज ओनली कंसर्न्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक्स का ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नोट करिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TD मतलब थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाई टू मैटर इन बल्क। मैटर इन बल्क मतलब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक साइंस नहीं है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को बोला जाता है कि इट इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक साइंस है ये। मैक्रोस्कोपिक साइंस का क्या मतलब हो गया कि थर्मोडायनेमिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो मैटर इन बल्क पे अप्लाई होते हैं। एक दो मॉलिक्यूल या एक दो एटम लेकर के वहां पे एक्सोथर्मिक, जैसे भाई आप लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन और लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन लीजिए, उनकी रिएक्शन से HCl बनवाइए, तो स्टडी करिए उसमें हीट एब्जॉर्ब हुई कि रिलीज हुई, क्या हुई, कितनी हुई। समझ रहे हैं बात को? एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का लेकर के आप HCl बना के उसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक खेलने का स्कोप नहीं है, है ना? तो इट इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस।
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। एक एक मॉलिक्यूल, एक एक पार्टिकल लेकर के थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स की चर्चा नहीं होती, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है ना। तो इट इज अ साइंस ऑफ बल्क, मैटर इन बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे चाहो तो यहाँ पे अगर जगह बचे आपके पास तो लिख लो, द प्रिंसिपल्स ऑफ या द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डू नॉट अप्लाई एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कशन नहीं होगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कशन होगा। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों समझ में आई है क्या सभी को? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। यस सर। इसको नोट करो फटाफट। यस सर। नोटेड सर। ठीक है, नोट कर लीजिए, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डू नॉट अप्लाई फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। यस सर। ठीक है, ठीक है। Yes, The laws sir. of thermodynamics do not apply for microscopic particles. ये बात नोट कर लीजिए, the laws of thermodynamics do not apply for microscopic particles. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा लिमिटेशन और है थर्मोडायनेमिक्स का, लिमिटेशन नंबर 3। लिमिटेशन नंबर 3 है कि the laws of thermodynamics do not apply to a flowing system। ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो भी प्रिंसिपल है वो फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनदर, ये EQ1 मतलब हो गया इक्विलिब्रियम 1, EQ2 मतलब हो गया इक्विलिब्रियम 2। तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूसरी इक्विलिब्रियम पोजीशन के बीच में थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स की बात होगी। जब प्रोसेस हो रहा है, फ्लोइंग सिस्टम मतलब कि सिस्टम में अभी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उस समय थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा नहीं की जाती है। कि जिस समय प्रोसेस, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन क्लोरीन लिया, उनकी रिएक्शन करवाई, रिएक्शन हो गई जितनी होनी थी, अब इक्विलिब्रियम आ गया। तब इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद अब आप स्टडी करोगे कि भैया हीट अब्सॉर्ब हुई कि रिलीज हुई, कितनी हुई, है ना। तो बिटवीन वन इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनदर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिस समय रिएक्शन चल रही है उस समय थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स की बात हमें नहीं करनी है। तो वेरी क्विकली एक बार रिकैप कर देते हैं अभी तक क्या हुआ। हमने बोला थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी प्रोसेस से होने वाले एनर्जी चेंजेस के साथ कंसर्न है ना, एनर्जी चेंजेस निकालने में इंटरेस्टेड है। और चूंकि केमिस्ट्री है तो यहाँ पे प्रोसेस का खास मीनिंग केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, केमिस्ट्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस थर्मोडायनेमिक्स हो गया। फिर थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग एनर्जी चेंजेस निकाल सकते हैं। पहली एप्लीकेशन ये है जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। दूसरी एप्लीकेशन ये है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर प्रोसेस इन अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस पॉसिबल है या नहीं ये भी निकाल सकते हैं, तो कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस फीजिबल है या नहीं ये भी निकाल सकते हैं। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। फिर थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे लिमिटेशन नंबर 1 है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स रेट से कंसर्न नहीं है, केवल इतना बताएगा कि प्रोसेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितनी देर में होगा, कब होगा, इसके बारे में कोई थर्मोडायनेमिक्स के पास जवाब नहीं है इस सवाल का। ठीक है, इस सवाल का जवाब है केमिकल काइनेटिक्स के पास। दूसरा लिमिटेशन ये है कि थर्मोडायनेमिक्स के मतलब जो सेकंड लिमिटेशन थर्मोडायनेमिक्स का है वो ये है कि मैक्रोस्कोपिक मतलब मैटर इन बल्क होना चाहिए। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये साइंस अप्लाई होती है, इंडिविजुअल एक दो पार्टिकल्स लेकर के थर्मोडायनेमिक्स के बारे में वहां पे चर्चा नहीं की जाती है। और तीसरी लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी लॉ एक फ्लोइंग सिस्टम पे, मतलब जब प्रोसेस चल रहा है तब उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। जब प्रोसेस खत्म हो गया, एक इक्विलिब्रियम से दूसरा इक्विलिब्रियम आ गया, तब आप निकालो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, कितना एंट्रोपी चेंज आया, कितना गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आया। तो बिटवीन वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कि क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस पे हम लोग। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जिनका बस मैं नाम लिखूंगा, है ना, उसको सुन लीजिए, ऐसा सच लिखने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन आती है सिस्टम। ठीक है, कि सिस्टम क्या है भाई। तो सिस्टम भाई कोई भी आपका सिस्टम हो सकता है, जो भी
ऐसे उसको डिफाइन करते हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो, यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी कोई प्रॉपर्टीज आप नाप रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, द पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज द सिस्टम। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अगली डेफिनेशन आती है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग क्या है? सिस्टम को छोड़ के बाकी ब्रह्मांड का पूरा हिस्सा सराउंडिंग है, वातावरण है। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट इन द सिस्टम, या ऐसे बोल लें, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। बाकी सब वातावरण हो गया, सराउंडिंग हो गया। ठीक है, और फिर एक बेकार सी इक्वेशन होती है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये पूरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्स आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एज सच लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब पूछा नहीं जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद हाँ, सराउंडिंग से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ठीक है, सराउंडिंग से रिलेटेड जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि सराउंडिंग कंसिस्ट्स ऑफ, नोट करिए इसे, सराउंडिंग कंसिस्ट्स ऑफ इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक्स। ठीक है, इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक्स। सराउंडिंग में इनफाइनाइट सोर्स होते हैं और सिंक होती है। क्वेश्चन आता सर ये सोर्स क्या है और सिंक क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स में सोर्स हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं, सोर्स मतलब जहां से कोई चीज उत्पन्न हो। ठीक है, ओरिजिनेट हो, जनरेट हो, मतलब ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो बेसिकली सोर्स है। तो सोर्स थर्मोडायनेमिक्स में किसी ऐसी चीज को हम कहेंगे जो कितनी भी क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई कर सके विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इतना आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है अ बॉडी विच कैन सप्लाई any amount of heat, मतलब हीट का सोर्स, एनर्जी का सोर्स है ना, which can supply any amount of heat without changing its own temperature, अपने खुद के टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए वो कितनी भी हीट सप्लाई कर सकता है। ऐसी चीज को हम लोग सोर्स बोलते हैं, है ना, जहां से कोई चीज ओरिजिनेट कर रही है उसको सोर्स बोलते हैं। और सिंक क्या होता है? सिंक करना मतलब भाई डूब जाना, कोई चीज कहीं पे आके डूब जाए। ठीक है, तो सिंक इसका जस्ट उल्टा है, अ बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब any amount of heat, a body which can absorb any amount of heat without changing its temperature। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं, कि उसमें कोई चीज आके डूब जाए। तो सोर्स क्या हो गया? सोर्स वो हो गया जो कितनी भी हीट दे सकता है, और सिंक क्या हो गया? जो कितनी भी हीट ले सकता है। ठीक, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? मैंने बोला कि सराउंडिंग में इनफाइनाइट सोर्स होते हैं और इनफाइनाइट सिंक होते हैं। ठीक है, तो इस बात का बेसिक मतलब इतना है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको प्रैक्टिकली, अगर ये सब तो खैर किताबी बातें हो गई, प्रैक्टिकली इस बात का मतलब ये है कि अगर तुम जिस कमरे में भी बैठे हो उसमें एक कप गर्म चाय ला के रख दी जाए और 15-20 मिनट के बाद घूम के आए, तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं? तुम क्या बोलते हो? चाय क्या हो गई? ठंडी। चाय ठंडी हो गई, बिल्कुल ठंडा हो गया सर। ठीक है, अच्छा क्यों ठंडा हो गया भाई? चाय एनर्जी लूज हो गया। चाय इसलिए ठंडा हो गया क्योंकि उसने एनर्जी लूज किया। यस सर। लूज किया
एनर्जी, सराउंडिंग्स को, कमरे को, ठीक है। तो हमेशा तुमने आज तक यही बोला ना चाय ठंडी हो गई, ऐसा तो कभी नहीं बोला कि कमरा गर्म हो गया। नो सर। नो सर। तो समझ में आया ना सराउंडिंग क्या है। यस सर, यस कुल मिला के इस बात का मतलब ये है, कुल मिला के इस बात का मतलब ये है कि सराउंडिंग इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सिस्टम हीट गेन करेगा तो सिस्टम गर्म होगा, सिस्टम हीट लूज करेगा तो सिस्टम ठंडा होगा। सराउंडिंग पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम्हें बुखार होता है तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो जाती तुम्हें बुखार होने से। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है तो वो नेचुरल कैलामिटी होती है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो हमको थर्मोडायनेमिक के लॉज बेसिक प्रोसेसेस के लिए लगाने हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स के लिए, है ना, कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें कोई रिएक्शन चल रही है, पानी गर्म ठंडा कर रहे हैं, तो इन सब बेसिक प्रोसेसेस के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स लगाने हैं, ठीक है सर। चाय तो टेम्परेचर हाँ, लूज तो करती कभी है भी ना? हम लोग, ऑडियो अपना ऑफ कर दीजिए, कभी भी हम लोग गर्म चाय कमरे में रखेंगे तो हमेशा ये बात हम लोग ध्यान रखें कि चाय ठंडी होगी, कमरा नहीं गर्म हो जाएगा, क्योंकि कमरा इनफाइनाइट है। तो कमरे में थोड़ी मोड़ी हीट अगर जा रही है या उससे हीट आ रही है तो इससे कमरे के टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बेसिकली कांस्टेंट रहेगा, गर्म या ठंडा होने वाला सिस्टम होगा, ठीक है। तो क्योंकि सराउंडिंग में इनफाइनाइट सोर्स होते हैं और इनफाइनाइट सिंक होते हैं। सोर्स वो है जो कितनी भी हीट दे दे अपना टेम्परेचर बिना चेंज किए हुए, और सिंक वो है जो कितनी भी हीट ले ले अपना टेम्परेचर बिना चेंज किए, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक डेफिनेशंस एंड वी कैन नाउ मूव अहेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ सिस्टम और सराउंडिंग की, हमने डिस्कशन कर लिया। तो अगला डेफिनेशन जो है वो आता है बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री क्या होता है भाई, व्हाट इज अ बाउंड्री? तो बाउंड्री जो है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंटरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री, इंटरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, अब बाउंड्री के लिए क्या होता है बेटा, कुछ टर्म्स होते हैं ना, जैसे कुछ टर्म्स हैं जो बाउंड्री के लिए आपको दिखेंगे, तो आपको क्या है बेसिकली कि उन टर्म्स का मीनिंग थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री के रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे जो क्वेश्चंस में आपको दिखाई देंगे अक्सर, ठीक है। तो उन वर्ड्स का बस आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ के समझ पाओ, है ना। एक बार पढ़ते ही हर वर्ड अगर क्वेश्चन में समझ में आएगा तो और क्लैरिटी बढ़ेगी, क्वेश्चन को करने का मन करेगा। तो जैसे कि भाई बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी, ठीक है। मतलब एक्चुअल बाउंड्री भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है कि तुम विजुअलाइज कर रहे हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, लेट्स से क्लोज्ड कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर सपोज करो आप गैस भरी हुई है, तो ये बाउंड्री क्या है, एक्चुअल में ये कंटेनर है ना, ये सिस्टम है मान लो, ठीक है, इसको तुमने अपना सिस्टम माना। तो इस तरह की बाउंड्री को आप कैसी बाउंड्री बोलोगे, ऐसी बाउंड्री को आप रियल बाउंड्री बोलोगे। अच्छा, फिर अगर तुम्हें याद आ रहा हो जब हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने चार्ल्स लॉ इन एन ओपन कंटेनर पढ़ा था। तो लेट्स से ये एक ओपन कंटेनर है, ठीक है। तो ओपन चार्ल्स लॉ इन एन ओपन कंटेनर जब पढ़ते थे तो इतनी गैस को हम लोग अपना सिस्टम मान लेते थे, ऐसा कुछ बात होता था N1 + N2 मोल्स है, तो इस कंटेनर में जितनी गैस है इसको हम लोग अपना सिस्टम मान लेते थे, ठीक है। तो अब इस तरह की बाउंड्री यहाँ पे ओपन कंटेनर अगर है तो ये ऊपर कोई रियल सरफेस तो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा हो, है ना, ये तो तुम विजुअलाइज कर रहे हो, सोच रहे हो तुम, है ना। तो ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है। नोट करो इतना जल्दी से। ठीक है, नोट हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। नो सर। सर
Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट बाउंड्री जो है वो बाउंड्री के लिए वर्ड्स जो यूज होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ बाउंड्रीज के लिए। दूसरा हो सकता है बाउंड्री कैन बी रिजिड और इट कैन बी फ्लेक्सिबल। तो आई होप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। भाई एकदम एक रिजिड कंटेनर है, कांस्टेंट वॉल्यूम का कंटेनर है, तो वो रिजिड बाउंड्री है ना। जैसे सपोज करो कि Yes, आपने एक रिजिड कंटेनर ले लिया बेटा, है ना। तो इसमें गैस आपने ली है, आपका सिस्टम है, मान लो दिस इज द सिस्टम। इसमें आप कुछ स्टडी कर रहे हो, कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये एक रिजिड बाउंड्री है। ऑन द अदर हैंड आप सपोज करो कोई बलून है, गुब्बारा है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। तो ये बलून एक्सपैंड कर सकता है, श्रिंक कर सकता है, साइज अपना घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बाउंड्री को आप क्या बोलोगे? दिस इज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो इट कैन बी रिजिड और इट कैन बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बाउंड्री कैन बी परमिएबल और इट कैन बी इम्परमिएबल, ठीक है। नोट करते चलिए फटाफट। परमिएबल बाउंड्री क्या है? परमिएबल बाउंड्री उस बाउंड्री को कहते हैं जिसके थ्रू मैटर पास कर सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक सेमी परमिएबल भी होता है। तो सेमी परमिएबल तो लिक्विड एंड सॉल्यूशंस में हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर में कि उसके थ्रू कुछ कुछ चीजें पास कर सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सेमी परमिएबल से डील नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें बस परमिएबल और इम्परमिएबल दिखेगा। परमिएबल मतलब क्या हो गया कि मैटर कैन पास, मैटर पास कर सकता है। और परमिएबल होगा तो सब कुछ पास करेगा, ठीक है। और इम्परमिएबल बाउंड्री का मतलब क्या होगा? इम्परमिएबल बाउंड्री का मतलब होगा मैटर कैनॉट पास, मैटर कैनॉट पास, ठीक है। सेमी परमिएबल मतलब होता था कि केवल सॉल्वेंट पास कर सकता है, सॉल्यूट नहीं पास कर सकता। तो वो यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर में। यहाँ पे तो बस ऐसे बात होगी कि बाउंड्री परमिएबल है या इम्परमिएबल है। परमिएबल होगी तो उसके थ्रू सब कुछ पास कराना, इम्परमिएबल होगी तो कुछ मत पास कराना, ठीक है। और फोर्थ आता है, नेक्स्ट आता है कि बाउंड्री कैन बी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक और डायाथर्मिक, ठीक है। बाउंड्री एडियाबैटिक हो सकती है या डायाथर्मिक हो सकती है। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका मतलब समझना। एडियाबैटिक बाउंड्री का मतलब हो गया कंडक्टिंग बाउंड्री, है ना। मतलब जो हीट को कंडक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू हीट एनर्जी पास कर सकती है, कंडक्ट्स हीट। या कंडक्टिंग, किसको कंडक्ट कर रहा है? हीट को। सॉरी मैं उल्टा बोल गया है, वेरी सॉरी, काटो इसे। तो एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग, डायाथर्मिक मतलब कंडक्टिंग। तो डायाथर्मिक बाउंड्री मतलब वो हो गया जो, जस्ट अ मिनट, डायाथर्मिक बाउंड्री मतलब हो गया विच अलाउज हीट टू पास थ्रू, विच अलाउज हीट टू पास थ्रू, ठीक है। जिसके थ्रू हीट पास कर सके, यानी कि कंडक्टिंग, जो कंडक्ट कर दे हीट को, है ना, उसके थ्रू हीट पास हो सकता है। जैसे आप एक नॉर्मल किसी कंटेनर में गर्म पानी रखोगे तो ठंडा हो जाएगा कुछ देर के बाद, क्योंकि उस कंटेनर के थ्रू हीट वो लूज कर रहा था, है ना। और एडियाबैटिक बाउंड्री वो हो गया विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू, विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू। तो ऐसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक, मतलब नॉन कंडक्टिंग। जैसे आप सपोज करो कि कोई थर्मस फ्लास्क है, तो थर्मस फ्लास्क में आप पानी डालते हो, ठीक है।
गर्म पानी अगर डालो तो वो काफी देर तक गर्म रहता है। अब 100% एडियाबैटिक तो बहुत मुश्किल से बन पाता है ना, लेकिन फिर भी काफी लंबे समय तक के लिए तो एडियाबैटिक है भाई। जैसे आप सपोज करिए कि एक थर्मस फ्लास्क लें, बहुत बढ़िया से वेल सील्ड, अच्छे से सील्ड हो हर तरफ से, तो उसमें आप गर्म पानी डालोगे तो गर्म रहेगा, ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जन्म जन्म के लिए गर्म रहेगा। थर्मस फ्लास्क में भी कुछ ना कुछ लीकेजेस तो होते ही हैं, तो परफेक्टली एडियाबैटिक तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, वेरी क्लोज टू एडियाबैटिक बोल सकते हैं। हीट बहुत धीरे धीरे उसके थ्रू फ्लो कर रहा है ना। तो 100% एडियाबैटिक तो प्रैक्टिकली बना पाना संभव नहीं है, लेकिन हाँ पेपर पे तो सोच ही सकते हैं ऐसा। तो एडियाबैटिक बाउंड्री वो हो गई विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट, इट इज नॉन कंडक्टिंग। और डायाथर्मिक वो हो गई जो कंडक्टिंग है, अपने थ्रू हीट को अलाउ करता है, मतलब हीट अपने थ्रू पास करने देता है, तो उसको हम लोग डायाथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो इतना जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, एक बार पीछे वाले पेज पे भी आ जाते हैं, नोट करिए फटाफट। यस सर, हो गया। हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 3 टाइप के सिस्टम्स डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज एन ओपन सिस्टम, सेकेंड इज a closed system, and third is an isolated system. ठीक है, तो ओपन सिस्टम क्या होता है भाई? व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज कर सके। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप पूरी चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ द सराउंडिंग्स। एक ओपन सिस्टम मतलब खुला हुआ सिस्टम है ना, तो मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, मतलब उस सिस्टम में से कोई चीज है तो बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है, और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ द सराउंडिंग्स। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो होता है विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो कॉपी में लिख लें। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर विथ द सराउंडिंग्स is called a closed system। ठीक है, तो बंद है ये सिस्टम, है ना। इस सिस्टम के थ्रू मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ओपन सिस्टम के थ्रू मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज्ड सिस्टम के थ्रू खाली एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। A system which can exchange only energy but not matter with the surroundings is called a closed system, right? And isolated system क्या हो जाएगा? जो ना ही मैटर और ना ही एनर्जी। ठीक है, सिस्टम which can neither exchange matter nor energy। ठीक है, तो उसके थ्रू मैटर का एक्सचेंज भी अलाउड नहीं है और एनर्जी का एक्सचेंज भी अलाउड नहीं है। ठीक है, a system which can neither exchange matter nor energy is called an isolated। isolated मतलब अलग थलग, है ना। जैसे आजकल हो रहा है ना, सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन में रहना है,
सेल्फ आइसोलेशन मतलब अपने आप को दुनिया से काट लेना है, सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का सराउंडिंग से कोई लेना देना ही नहीं होता है, ना तो वो मैटर एक्सचेंज कर सकता है ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। आइसोलेटेड है, बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ है, ठीक है। तो मैटर भी नहीं एक्सचेंज कर सकता और एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज कर सकता। सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या है बच्चों? जो मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सके। क्लोज्ड क्या है? जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सके, है ना, मैटर नहीं। और आइसोलेटेड मतलब ना तो मैटर ना तो एनर्जी, है ना, बिल्कुल अलग है, दुनिया से कटा हुआ है, सराउंडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लें तो मान लो वाटर इन एन ओपन वेसल, एक भगोने में, ओपन वेसल में, वाटर इन ओपन वेसल कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। वाटर इन एन ओपन वेसल, ओपन कंटेनर, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम माना जाएगा? ओपन। क्योंकि भाई पानी उसमें है तो पानी इवेपोरेट कर सकता है, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है, और गर्म ठंडा तो हो ही सकता है भाई, उसमें हीट वीट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वाटर इन एन ओपन कंटेनर, ये एक ओपन सिस्टम है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई भी इंजन, आपकी स्कूटर में लगा हुआ इंजन, गाड़ी में लगा हुआ इंजन, है ना, कोई भी इंजन कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। समझ रहे हैं बात को? भाई इंजन में आप क्या करते हो? पेट्रोल डालते हो, कंबशन होता है, गैसेस बाहर आती हैं, तो ये सब मैटर ही तो है। और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। इंजन में क्या हो रहा है भाई? कंबशन हो रहा है, उस कंबशन से हीट प्रोड्यूस हो रही है और उस हीट से कुछ यूजफुल वर्क हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इंजन इज एन ओपन सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एन ओपन सिस्टम, हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये भी एक ओपन सिस्टम। अच्छा, वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, कंटेनर को बंद कर दो, बिल्कुल सील कर दो, तो ये क्लोज्ड सिस्टम है, वाटर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। क्योंकि उसमें से पानी बाहर नहीं आ सकता है, कंटेनर को आपने पूरा सील बंद कर दिया एकदम अच्छे से, तो पानी बाहर नहीं आ सकता है ना, लेकिन गर्म ठंडा तो हो सकता है, राइट। तो एक क्लोज्ड कंटेनर अगर है, उसमें कोई भी है, पानी है, कोई गैस है, कुछ भी है, तो वो एक कैसा सिस्टम माना जाएगा? क्लोज सिस्टम, कि इसका सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज है। समझ रहे हो बात को? या बाउंड ऐसे भी ले सकते हो, गुब्बारा भी ले सकते हो, बलून ले लो, तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई, लेकिन ये भी एक क्लोज सिस्टम है। बलून को अगर बंद करके रखा है तो, है ना, गर्म ठंडा हो सकता है लेकिन कुछ मैटर बाहर अंदर नहीं हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा भाई? आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा जब मान लो एक थर्मस फ्लास्क ले लो आप, तो 100% आइसोलेटेड तो नहीं है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में भी गर्म पानी डालो तो ऐसा थोड़ी ना कि 50 साल के बाद आओगे तो भी गर्म रहेगा। 100% आइसोलेटेड तो वो होता है कि आज गर्म डाले और 50 साल के बाद आए तब भी गर्म है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसा होने के लिए जो बाउंड्री है वो क्या होनी चाहिए? 100% एडियाबैटिक होनी चाहिए। तो हम वेरी क्लोज टू एडियाबैटिक प्रैक्टिकली पहुंच सकते हैं, लेकिन 100% एडियाबैटिक बना पाना संभव नहीं है। तो वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क, इसको हम मान सकते हैं, वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क को हम मान सकते हैं कि इट इज वेरी क्लोज टू एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो यहां तक की बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, नोट करिए। यस सर। नोट कर लीजिए। यस सर। GOC2 का पैकेज कर रहे हैं आप लोग? यस सर। वो भी खत्म होने वाला है, बस एक डालूंगा। GOC2 का पैकेज कंप्लीट करिए जल्दी से, फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक में। ठीक है सर। और F2 वाले बच्चे परेशान नहीं हो, लिक्विड एंड सॉल्यूशंस पढ़ा दूंगा मैं, है ना। आधा मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, फिर से पढ़ा देंगे। कुछ चीज मेडिकल वाले तो बचा के रखना है ना, सब ऐसी मेडिकल वाले क्या कह रहे हो?
सर मेडिकल वाले को। अरे सबको पढ़ाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो यार। मेडिकल वाले क्या तुम लोग कोई मतलब अपने आप को सिनर्जी का हिस्सा नहीं मानते, दूसरे देश से आए हो क्या? सर के सर कब से पढ़ाएंगे? के सर पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा डिजिटल पैड उनको प्रोवाइड करवाया गया, थोड़ा सर अभी ट्रेन कर रहे हैं, है ना। बाकी क्लास तो जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उसको तो पढ़ लो। यस सर। हाँ, पहले तुम लोग रजनीश सर हो रहे थे, रजनीश सर पढ़ाने लग गए, सब लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है द टाइप्स ऑफ, ये काम की चीज है अब, है ना, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पॉपुलर होते हैं, जेईई मेंस में भी आ जाता है और नीट में भी पूछ लिया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स, दो तरीके से हम लोग जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी सिस्टम के लिए नाप सकते हो। किसी सिस्टम का मास नाप सकते हो, उसका तापमान नाप सकते हो, गैस है तो कितना प्रेशर लगा रही है ये नाप सकते हो, उसका डेंसिटी नाप सकते हो, कोई एक्वस सोल्यूशन है तो उसका पीएच नाप सकते हो, सोल्यूशन है मोलैरिटी नाप सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के मैं नाम ले रहा हूँ जो किसी भी सिस्टम के लिए मेजर कर सकते हैं। इनको वेरिएबल्स भी बोल दिया जाता है ना, प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स, है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। गर्म करोगे तो भाई वेरिएबल क्या है, जो फिक्स ना हो, तो गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठंडा करोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? एक्सपैंड कर दोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो ये जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इनको ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहली होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, बेटर वर्ड होगा प्रॉपर्टी लिखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ वेरिएबल हटा करके मैं इसको बना देता हूँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी ज्यादा कॉमन टर्म है, ज्यादातर सवालों में आपको ऐसी लिख के देगा कि 4 प्रॉपर्टी दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन कौन एक्सटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है विच, ऐसे लिख लो, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन the amount of substance, the property which depends upon the amount of substance, मतलब जितना ज्यादा सब्सटेंस लो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी होती है इंटेंसिव। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, चिंता मत करो। द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जल्दी नोट करो, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये सब्सटेंस कितना लिया गया उस पर ये वैल्यू या इस प्रॉपर्टी का वैल्यू निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बात करूं मास की। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक चम्मच है, ठीक है, और इस चम्मच में मैंने पानी लिया, और दूसरी बार मेरे पास एक बाल्टी है, इस बाल्टी में मैंने पानी लिया, ठीक है, और तीसरी बार मेरे पास एक बहुत बड़ा ड्रम है, इस ड्रम में मैंने पानी लिया। ठीक है, क्या तीनों केसेस में, चम्मच में, बाल्टी में, और ये है क्या बोला इसको, ड्रम बोला, ड्रम में जो पानी है, क्या तीनों केस में पानी का मास सेम होगा क्या?
नो सर। नो सर। बिल्कुल सेम नहीं होगा। नो सर। वॉल्यूम चेंज। हाँ, अब चम्मच में जरा सा थोड़ा सा पानी आया है यार, बहुत थोड़ा सा पानी है, तो यहाँ पानी का मास कम होगा। तुमने बाल्टी में पानी लिया तो और ज्यादा पानी आया तो पानी का मास ज्यादा होगा, और यहाँ तुमने ड्रम में पानी लिया तो और भी ज्यादा मास होगा, सबसे ज्यादा मास यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी के बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मास के बारे में। तो मास कैसा प्रॉपर्टी हो गया? मास एक एग्जाम्पल हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो आप समझे तुम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, कि जितना ज्यादा तुम सब्सटेंस लोगे उतना ज्यादा उसका मास आएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जैसे मास हो गया, इसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव हमने क्या बोला? जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ऑडियो ऑफ कर लीजिए अपना थोड़ी देर के लिए। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, ये रवि सिराज कौन है यार, ये बार बार ऑडियो ऑन कर देता है अपना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम डेंसिटी के बारे में लेट से बात करें। ठीक है, तो ये जो चम्मच में पानी है इसकी डेंसिटी कितनी है? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। चम्मच वाले पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, बाल्टी वाले पानी की भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, और जो ड्रम में पानी भरा है उसकी भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी तो चाहे पानी थोड़ा सा लो चाहे पानी बहुत ज्यादा सा लो, डेंसिटी की वैल्यू तो उतनी ही आने वाली है, सेम आने वाली है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको, अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल और करवाऊंगा, बट इन 2 एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्सटेंसिव से मेरा क्या मतलब है और इंटेंसिव से क्या मतलब। ठीक है, यस सर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को इसको नोट कर लो एक बार, फिर बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि ये तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव की डेफिनेशन हो गई। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव को टेस्ट करने का है ना, लिख लो, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। कैसे पता लगाएंगे इसका? तो इसको पता लगाने का तरीका ये होता है कि सिस्टम्स को, ठीक है, आप स्मॉलर मेंटली, मतलब इमेजिन करो, ऐसा है ना, रियल में ये काम नहीं करना, पेपर पे। सिस्टम को आप स्मॉलर सब सिस्टम्स में मेंटली डिवाइड करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में सपोज करो बच्चों गैस भरी हुई है, और इस गैस के लिए हम लोग मान लो 4 प्रॉपर्टीज पकड़ लेते हैं, अभी चलो 5 पकड़ लेते हैं, एक मास भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हो गई प्रेशर, एक हो गई वॉल्यूम, एक हो गई टेम्परेचर, एक हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और एक हो गया मास। ये 5 प्रॉपर्टी हमने इसकी पकड़ ली। ठीक, अब इन 5 प्रॉपर्टी से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक गिवन प्रॉपर्टी ई है या फिर आई है, एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव है, ये कैसे पता लगाया जाए। तो इसका एक तरीका है। तो अभी हम अपना टेस्ट इन 5 प्रॉपर्टीज पे करने जा रहे हैं। तो तरीका ये होता है कि आप सोचो कि मेंटली आप उस सिस्टम को मेंटली छोटे छोटे सब सिस्टम्स में, सब सिस्टम्स मतलब स्मॉलर, उसको डिवाइड करो। ऐसा सोचो कि मैंने इस कंटेनर को बीच से बराबर बराबर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, इसको काट दिया बीच से, ऐसा है ना। मैं अपने आप को समझा रहा हूं, अपने मन में ऐसा सोच रहा हूं कि मैंने इसको
इक्वल हाफ्स में काट दिया, स्मॉलर सिस्टम में उसको बांट दिया। ठीक, तो अब ऐसा करने के बाद जो छोटा वाला सिस्टम आ रहा है, ठीक है, उस छोटे सिस्टम के लिए जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू, या ऐसे बोला जाए जिस जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, और जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई परिवर्तन ना आए वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। ठीक है, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात। मुझे ये बताओ कि अगर इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम V था तो इतने छोटे वाले हिस्से का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V रहेगा क्या? V/2 हो जाएगा। यस सर। वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, भाई ज्यादा सिस्टम था तो ज्यादा थी, कम सिस्टम है तो कम है, तो वो एक्सटेंसिव हो गई। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स पे आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर इस पूरे कंटेनर में n था तो इस छोटे वाले हिस्से में भी क्या n ही रहेगा क्या? n/2 ये भी हाफ हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो गया, तो ये एक्सटेंसिव हो गया। ठीक, अच्छा, मास को भी बताइए थोड़ी देर पहले, मास अगर पूरे का है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो मास भी कैसा हो गया? एक्सटेंसिव हो गया। टेम्परेचर बताओ, पूरे का T था तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? T/2 और T/2 T ही रहेगा सर। टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत लॉजिकल सी बात है। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई, मान लो एक कोई बड़ा सा ब्लॉक है ना, अगर बड़ा सा ब्लॉक है तो इसको, मान लो इसका टेम्परेचर T है, तो इसको काटोगे तो ये थोड़ी ना कि T/2 हो जाएगा, ये समझ रहे हो? ऐसा होने लगे तो कितना मजा आ जाए। ठंडा करने के लिए क्या करो, उसको काट दो, तो जितना उसको काटते जाओगे उतना वो और ठंडा होता जाएगा, तो फ्रिज विज की जरूरत ही खत्म हो जाए। ग्लास का पानी हम चम्मच में डाल दें तो ठंडा हो जाए वो अपने आप, या दो को जोड़ दें तो गर्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, तुम जानते हो ये, है ना। तो टेम्परेचर तो अगर पूरे का T था तो इसका भी T रहेगा और इसका भी T रहेगा, तो टेम्परेचर में देखो कोई चेंज नहीं है, तो टेम्परेचर कैसा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव। व्हाट अबाउट प्रेशर? नहीं चेंज होगा। क्या हो जाएगा? P/2 सेम ही रहेगा सर। प्रेशर में सेम रहेगा। देखो, प्रेशर तो भाई फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, प्रेशर तो जितना यहाँ लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है, इसको तुम काटो पीटो कुछ भी करो, प्रेशर उतना ही रहेगा। तो प्रेशर इज ऑल्सो एन इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि when a system is subdivided into smaller subsystems, the value of extensive properties changes, whereas the value of intensive properties remains same. ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो सिस्टम को अगर हम लोग छोटे छोटे सब सिस्टम्स में डिवाइड करें तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनका वैल्यू चेंज हो जाएगा, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनका वैल्यू सेम रहेगा। इस तरह से आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव को डिफाइन कर सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, ये भी डेफिनेशन एक्सटेंसिव इंटेंसिव के लिए ध्यान रखो कि सिस्टम को डिवाइड करने पर वैल्यू चेंज ना हो तो इंटेंसिव, और चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाई, किसको? नोट करो इतना जल्दी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं। तो अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज देने जा रहा हूं और आपको ये बताना है कि वो प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी जाएंगी,
आपको बताना है कि दोज प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। तो आंसर आप अपने मन में सोचते जाइएगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो लिखिए, स्टार्ट करिए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। तो एक एक करके नोट करते जाइए। मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद आ गया नंबर ऑफ मोल्स, चलिए। फिर इसके बाद आया डेंसिटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट कर दिया, चलिए। फिर इसके बाद आया मोलर मास, फिर इसके बाद आया मोलैरिटी, फिर इसके बाद आया पीएच, फिर आया म्यू। म्यू मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, और आ गया 11th आया सरफेस टेंशन, ठीक है। फिर उसके, चलो पहले इतना नोट करो, फिर देखते हैं। एक मिनट। अरे यार, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। देखिए, अगर आप जो पढ़ाई चल रही है उससे इधर उधर इररेलेवेंट क्वेश्चंस आप पोस्ट करेंगे, है ना, ऐसा क्यों हो जाता है ना। जो अभी पढ़ाई क्लास की चल रही है उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस रखिए अपने, अगर आपको क्लास करनी है तो, नहीं तो एक क्लिक में हटाया जा सकता है बस। तो कीप इट वेरी रेलेवेंट, ठीक है। तो हम लोगों को आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव या इंटेंसिव करना है। तो शुरू के 4-5 तो हम लोग देख ही चुके हैं। मास वी नो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा आप मैटर लोगे उतना ज्यादा उसका मास आएगा। वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा मैटर लोगे उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम आएगा। जैसे जैसे सब्सटेंस बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। प्रेशर वी नो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर वी नो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स भाई, नंबर ऑफ मोल्स तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप लोगे, ड्रम भर के पानी लोगे तो ज्यादा मोल्स आएगा, चम्मच में पानी लोगे कम मोल्स आएगा। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एक चम्मच पानी लो चाहे एक ड्रम पानी लो, दोनों की डेंसिटी सेम है। मोलर मास, मोलर मास के बारे में क्या विचार है भाई, ये कैसा प्रॉपर्टी है, ई या आई? आई सर, मोलर मास इंटेंसिव है, मोलर मास फिक्स्ड है ना।
पानी तुम कितना भी लो यार, उसका मोलर मास तो 18 ग्राम पर मोल ही बोलोगे ना। देखो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स कर दिया जाए तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव ही होगी। जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स हो गया, जैसे मोलर मास क्या है, मोलर मास है मास पर मोल, यही तो है मोलर मास। तो इसमें आपने 1 मोल फिक्स कर दिया ना, अब आप 10 मोल लो चाहे 10,000 मोल लो, तो उससे मास तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मोलर मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास पर मोल तो उतना ही रहेगा। तो दिस इज इंटेंसिव। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इंटेंसिव। अरे यार एक सोल्यूशन बना लो, सुनो मेरी बात, एक सोल्यूशन बनाओ 1 मोलर, यार ये कौन है, सब कौन मैसेज कर रहा है, मैं निकाल दूंगा दोनों को, फालतू फालतू काम, दिस इज नॉट, ये सब कोई मतलब फेसबुक चैट चल रहा है क्या यहाँ पर? मतलब तुम लोग को यही नहीं मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है? ये सब तुम लोग मतलब विचार विमर्श एक दूसरे से, ये पढ़ने का समय नहीं है, ये सब अपना अपना एक अलग ग्रुप बना लो, उस पर किया करो ये सब आपस में जो बातचीत करनी है ना, जस्ट रिलेटेड टू एकेडमिक्स। और ये एडवाइस देना समझाना मेरा काम है, आप लोगों का काम नहीं है किसी बच्चे को, बच्चे को नहीं समझाएंगे, मैं समझाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखो। देखो मोलैरिटी क्या है, जैसे मैं ये कह रहा था, सपोज करो मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ ग्लूकोज वगैरह मिलाया है, इसकी मोलैरिटी 1m है सपोज करो, ठीक है, 1 मोलर है ये। अब इसमें से मान लो मैं 1 चम्मच बाहर निकाल लूं, तो वो जो चम्मच में सोल्यूशन आएगा वो भी तो 1 मोलर ही रहेगा ना। तो मोलैरिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब भाई सोल्यूशन आप ज्यादा लो या भाई, मोलैरिटी क्या है, मोल्स पर लीटर। तो मोल्स पर लीटर में आपने पर लीटर फिक्स कर दिया ना, अब आप 10 लीटर लो चाहे 100 लीटर लो चाहे 1000 लीटर लो, मोल्स पर लीटर तो उतना ही रहेगा। समझ में आ रही है बात आपको ये? इनफैक्ट जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सब इंटेंसिव हैं, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव। क्योंकि सब कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट में मास बताते हो या मोल्स बताते हो, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने फिक्स कर दिया है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आपने फिक्स कर दिया है। मोलैरिटी आप मोल्स पर लीटर बताते हो, मोलैरिटी आप मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बताते हो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आप मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन करते हो, पर मोल ऑफ सोल्यूशन बताते हो। तो जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है उसमें आप एक सोल्यूशन के फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट मतलब वो वॉल्यूम भी फिक्स हो सकता है, मास भी फिक्स हो सकता है, एक सोल्यूशन के फिक्स्ड अमाउंट में कितना सोल्यूट है ये बताते हो। तो इसलिए जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सारे इंटेंसिव होते हैं। पीएच बताओ। I. पीएच इज इंटेंसिव, पीएच भी तो कंसंट्रेशन टर्म ही है यार। आई सर आई पीएच क्या है, पीएच है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस क्या है, कंसंट्रेशन है, और लॉग तो एक मैथमेटिकल टर्म है बस, तो ये भी इंटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इंटेंसिव, है ना, ये तुम आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे या तुमने पढ़ा होगा पहले। तुम छोटा ग्लास लो, बड़ा ग्लास लो, कितना भी बड़ा ग्लास लो, भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि मतलब ऑप्टिक्स में आएगा कि मतलब उस पर मतलब एयर या वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना है अपॉन उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, इस रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा ग्लास लो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बड़ा सा ग्लास लो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन पढ़ लिया फिजिक्स में, अभी नहीं पढ़ा है? आई सरफेस टेंशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में जब जानोगे तो अपने आप समझ जाओगे। अभी मेरा पर्पस यहाँ पे सरफेस टेंशन पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का नाम बताना है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इंटेंसिव है, ठीक है। फिर कुछ और नाम नोट कर लो जरा। अगला प्रॉपर्टी नंबर हो गया, कौन सा भाई हो गया ये? 12 हो गया। तो 12 हो गया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी
ठीक है, विस्कोसिटी भी फिजिक्स में आएगा, दिस इज इंटेंसिव। ठीक है, फिर इसके बाद आया ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेल का एक वोल्टेज, ये आगे चल के केमिस्ट्री में आएगा, दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव। फिर इसके बाद आया थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रॉपर्टी आएंगी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है अभी फिलहाल इससे मतलब नहीं है, ये आगे पढ़ाएंगे हम। फिर आएगा एंथैल्पी, एंथैल्पी। फिर आएगा एंट्रोपी, ये ई है ना, एंट्रोपी, ये सब प्रॉपर्टीज तो इसी चैप्टर में आएंगी। इंटरनल एनर्जी के लिए साइन इस्तेमाल किया जाता है यू या फिर ई। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है एच से, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी आएगा इसी में, वो रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। एक होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है ज्यादा, लेकिन ये भी गिब्स फ्री एनर्जी जैसा ही होता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ये सब कुछ नाम है बच्चों, है ना, इनके बारे में आगे चल के जानेंगे हम लोग। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये बी है ना, डबल बी एस। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, दिस इज टी एंड दिस इज जेड, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब जितने भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव है, ये बात नोट कर लो, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। तो ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है और ये भी ई है। ठीक है, तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? जितने भी Yes, sir. एनर्जी हैं, ये सारे के Yes, सारे sir. ये सब एक्सटेंसिव हैं। ठीक है, Yes, sir.